हरियाणा में गर्मी ने अपना प्रचंड रूप धारण कर लिया है। यदि मैं तापमान की बात करूं तो आज तापमान 47 डिग्री के स्तर पर पहुंच गया है, जिसे यदि मैं उच्चतम तापमान कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी बीच हरियाणा में 25 मई को सजने जा रहे चुनावी दंगल के लिए भी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के खिलाड़ियों ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है। इसी बीच 4 जून को मालूम चलेगा कि बहाया गया पसीना किस खिलाड़ी का 4 जून को काम आएगा और किस खिलाड़ी का पसीना व्यर्थ चला जाएगा। इसी बीच सिरसा लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा भी दिन रात एक कर अपना पसीना बहा रही है। और फतेहाबाद की बात छोड़ दीजिए, सिरसा लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 9 विधानसभाओं के गांवों की बात करूं तो रोजाना 2 दर्जन से अधिक गांवों का दौरा करती है। सुबह जल्दी प्रचार में निकलती है और लेट नाइट तक प्रचार करके अपने घर वापस लौटती है। इसी बीच ज्यादा जानकारी देने के लिए फतेहाबाद के पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे जान लेते हैं कि चुनावी दंगल को मात्र 1 सप्ताह का समय रह गया है, इनके उम्मीदवार खिलाड़ी की तैयारी कैसी है। बहुत बहुत स्वागत है बलवान सिंह दौलतपुरिया साहब। धन्यवाद। मैं भी सभी आपके दर्शकों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और सभी दर्शकों से विनती निवेदन गुजारिश करता हूं कि आने वाली 25 तारीख का लोकसभा चुनाव हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये हमारे अस्तित्व को बचाने का चुनाव है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने का चुनाव है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का चुनाव है। इस बार आप सभी साथी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इंडिया गठबंधन का साथ दें, आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी का साथ दें और आने वाली 25 मई को मशीन के ऊपर 5वें नंबर पे हाथ के सामने का बटन दबा के सिरसा लोकसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से जिता के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करें। बलवान जी, इंटरव्यू के शुरुआत में आपने वोटों की अपील कर दर्शा दिया भी आप कुशल राजनीतिज्ञ बन गए हैं। आपकी कुशल राजनीति कुमारी शैलजा के काम आएगी क्या? सिरसा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता के जीवन में खुशहाली हम लेके आए, सभी का जीवन खुशमय हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा और दीक्षा मिले, युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को एमएसपी गारंटी कानून मिले, गरीब महिलाओं को 1 साल में 1 लाख रुपया अपनी रसोई चलाने के लिए आर्थिक सहायता मिले और भी बहुत सी जो गारंटी राहुल जी ने दी है, उन हम सभी गारंटियों को तत्परता से लागू करने के लिए अब ये मेहनत कर रहे हैं और हमारी मेहनत का परिणाम बड़ा अच्छा होगा। और हमें पता है कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सभी गारंटी पूरी होंगी और आम हिंदुस्तानी का जीवन सुखमय होगा। राहुल जी ने तो देशवासियों के समक्ष 5 गारंटियां रख दी है। क्या बलवान सिंह दौलतपुरिया ने कुमारी शैलजा के सामने फतेहाबाद विधानसभा से लीड की गारंटी रख दी है क्या? जिस तरह राहुल जी ने गारंटी रखी है उसी तरह फतेहाबाद की भी नहीं, सिरसा के 9 के 9 लोकसभा के मतदाताओं ने आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी को गारंटी दी है कि पूरे के पूरे 9 लोकसभा चुनाव में, पूरे के 9 विधानसभा चुनाव में आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी भारी बहुमत से जीत के लोकसभा में पहुंचेंगे। बलवान जी, आप फतेहाबाद विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गांवों का निरंतर दौरा कर रहे हैं। सुबह जल्दी निकलते हैं, रात को देर रात घर पहुंचते हैं। क्या क्या मुख्य मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं? मुद्दों की तो इस बीजेपी ने 10 साल में भरमार कर रखी है। आम आदमी त्राहिमाम कर रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महिलाओं की रसोई इतनी प्रभावित हो चुकी है कि उनके फूल से बच्चे भूखे सोने पर मजबूर हो रहे हैं, किसान एमएसपी के लिए मारा फिर रहा है, कर्मचारी ओपीएस के लिए मारा फिर रहा है, कानून व्यवस्था तार हो चुकी है, कहीं भी कोई विकास के नाम पे एक ईंट नहीं लगी है, सिर्फ भ्रम और भ्रांति फैलाई 10 साल में। गाय भैंस की बात करी, हिंदू मुसलमान की बात करी, मंदिर मस्जिद की बात करी, कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं किया। अगर नरेंद्र मोदी ने वास्तव में कोई काम करा होता तो अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड आम जनता के सामने रखता, उस 10 साल के रिपोर्ट कार्ड पे वोट मांगता तो कांग्रेस से 2-2 4-4 हाथ करता हुआ अच्छा लगता। लेकिन वही 2014 वाली पुरानी बातें, घिसी पीटी, वही हिंदू मुसलमान, वही अफगानिस्तान पाकिस्तान, इतना इनका सत्तर गिर चुका है। मुझे हैरानी होती है, अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए। आपने बेरोजगारी का जिक्र किया। हरियाणा की जो पूर्व की मनोहर सरकार की बात कर लीजिए, वर्तमान में नायब सिंह सरकार की बात कर लीजिए, बिन खर्ची बिन पर्ची का लगातार नारा दे रही है। हमने भी बहुत सुना है बिन खर्ची बिन पर्ची का, लेकिन जहां हम खड़े हैं यहाँ भी मौजूदा विधायक भाजपा का है और इसी के ड्राइवर ने ही उसे पर्ची खर्ची की धज्जियां उड़ाई है। मौजूदा विधायक ने ही अपने ही विधायक पे आरोप लगाए हैं, इसके पीए ने मेरे से पैसे लिए, विधायक का भी उसके अंदर नाम इंक्लूड किया है और दूसरे स्टाफ का भी इंक्लूड किया है। तो पर्ची खर्ची का तो फतेहाबाद के मौजूदा विधायक ने ही तार कर दी और हरियाणा प्रदेश का तो हम जिक्र भी क्या करें। अगर ये मैं कहूँ कि इनका विधायक ही भ्रष्टाचार को लेकर अपनी गाड़ी में घूमता था तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पर्ची खर्ची की बात छोड़ो,
गोयल साहब, या तो सूटकेस चलती हैं अब। भाजपा सरकार लगातार भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करता है। याशी कंपनी जिन्होंने नगर परिषद के प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे किया, उसको मनोहर सरकार ने ब्लैकलिस्ट किया और नायब सरकार ने क्लीन चिट देते हुए भुगतान कर दिया। इसको कैसे देखते हैं? अब आपने सारी बातें बता दी। कांग्रेस के दबाव में इन्होंने याशी कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया था। अब ऊपर से सेटिंग करी, कैसे सेटिंग करी, ये आरएसएस के लोग है, कौन है, और उसी को फिर क्लीन चिट भी दे दी और 60 में उसका करोड़ रुपया को भुगतान भी कर दिया। तो ये इनका जीता जागता भ्रष्टाचार का उदाहरण है। हो सकता है यासी कंपनी ने भी इनको कहीं न कहीं बॉन्ड दे दिए हो। इलेक्ट्रोकल बॉन्ड का जिक्र आपने फिर से कर दिया है। क्या लगता है कि कांग्रेस लगातार चुनावों में इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो मुद्दा है बुना रही है, क्या जनता हिसाब लेने वाली है? नहीं, मुद्दा बुलाने की बात नहीं है, ये तो रिकॉर्ड की बात है। चंदा दो धंधा लो, ये तो इनका पुरानी परिपाटी है। ये तो रिकॉर्ड की बात है, ये कोई आरोप नहीं है। इन्होंने बहुत सी उन कंपनियों से पैसा लिया जो पहले ब्लैक लिस्टेड थी, उन्होंने फिर जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड दे दिया तो इनको क्लीन चिट दे दी। तो ये तो चंदा दो धंधा लो की पुरानी इनकी रीति रिवाज है और इसी पे ये चल रही है। कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी शैलजा जब बीती रात्रि फतेहाबाद के जवाहर चौक में पहुंची थी, बड़े जोर शोर से वॉशिंग मशीन का जिक्र कर रही थी। क्या मामला था वो? जिस तरह से पुराने जमाने में आती है ना, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी, तो आज का आता है वॉशिंग पाउडर मोदी, दूध सी सफेद। जो मोदी जी के वॉशिंग पाउडर उस मशीन में से धुलता है वो दूध जैसा चकाचक सफेद हो जाता है। चाहे आप जितने भ्रष्टाचारों के आरोप लगाते थे, पहले इन्होंने महाराष्ट्र में आरोप लगाया, उसके बाद भी इन्होंने कर्नाटक में जाके आरोप लगाया, और भी स्टेट में जिन जिन नेताओं पे इन्होंने आरोप लगाए, और जब मोदी जी की वॉशिंग मशीन में वो गए फिर दूध सी सफेदी उन पे आ गई। इन्होंने कभी भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं किया। आपके सामने बहुत से उदाहरण है जो इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे और उन्हीं लोगों के साथ वे स्टेज शेयर करते, उन्हीं के साथ ही गठबंधन में सरकार बनाते हैं। इनके लिए सरकार महत्वपूर्ण है, इनके लिए ना कोई भ्रष्टाचार महत्वपूर्ण है, ना कोई दूसरी चीज महत्वपूर्ण है। ये इनके इन प्रक्रिया हम सत्ता में कैसे रहे, इनकी एक ही सोच है। कांग्रेस नेता लगातार पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। तुरंत कांग्रेस नेताओं का बयान आ जाता है कि ईडी का डर है, आईटी का डर है। क्यों नहीं सामना कर पाते आपके कांग्रेस के नेता? बहुत से साथी ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं कमजोर प्रवृत्ति हो जाती है उनकी और वो जेल जाने से डरते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन को आप देखिए, लालू प्रसाद जी को देखिए, हमारे उप मुख्यमंत्री डी कुमार को कर्नाटक से, उनको देखिए आप। बहुत से लोग ऐसे जो डरते नहीं, बहुत से लोग उनको डराने का ये प्रयास करते। 2-4% लोग ईडी और सीबीआई के डर से विचलित हो जाते हैं। लेकिन उनको भी पता है कि आप हरियाणा प्रदेश की बात करूं, कुलदीप बिश्नोई जी जब कांग्रेस पार्टी में थे तो प्रदेश स्तर के नेता थे, उनको कहीं डरा धमका के ले गए और उनकी राजनीति का इन्होंने भट्ठा बिठा दिया। आज उनको प्रदेश सत्र के बजाय विधानसभा सत्र का नेता बना दिया। ये इस तरह लोगों का शोषण करते हैं, उनकी राजनीति को खत्म करने का प्रयास ये बीजेपी के लोग करते हैं ईडी और सीबीआई से। बीते दिवस जाखल में सिरसा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी अशोक तंवर और भाजपा नेता सुभाष बराला की गाड़ी के ऊपर है जो हमला हुआ। सुभाष बराला ने आज मीडिया को ब्रीफ करते हुए कहा कि ये और कोई लोग नहीं, कांग्रेसी हैं। कैसे देखते हैं इसको? सुभाष बराला टोटली झूठ बोल रहा है। इन दोनों नेताओं ने कल जानबूझ के किसान के ऊपर गाड़ी चलाई और उसकी टांग के अंदर फ्रैक्चर हो चुका है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। आज सारे किसान नेता जाकर थाने के सामने धरना दे रखे थे। उनकी मांग थी कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। ये अपना झूठ छुपाने के लिए आज इन्होंने सुंदरकांड का पाठ करने का ड्रामा वहां पर रचा था, लेकिन वो ड्रामा इनका चल नहीं सकता। अब जान के कांग्रेस का नाम लेने का प्रयास करते। इनके आप वीडियो देखो, इन्होंने जान के किसानों को कुचलने का काम किया था। इनकी पुरानी परिपाटी है, इन्होंने यूपी में भी एक किसान को कुचल के उनकी हत्या करने का काम किया था। वही ड्रामा ये यहाँ करना चाहते थे, लेकिन ये किसानों की सूझबूझ से ये एक हादसे के अंदर तब्दील हो गया। ये तो उस किसान को मारना चाहते थे और सुभाष बराला टोटली झूठ बोल रहा है। कांग्रेस लगातार देश के अंदर 5 गारंटियों का है जो जिक्र कर रही है। न्याय की बात कर लीजिए, रोजगार की बात कर लीजिए। क्या लगता है कि भाजपा का धारा 370, राम मंदिर, कांग्रेस के जो दावे हैं फीके नहीं पड़ जाएंगे क्या? बड़ा अच्छा सवाल पूछा। धारा 370 आम आदमी के लिए कोई महत्व नहीं रखती। वो आज भी 11 स्टेटों में लागू है। आप भी राजस्थान में जाके भाखड़ा सिंचित क्षेत्र में जमीन नहीं खरीद सकते, आप हिमाचल में जमीन नहीं खरीद सकते। ऐसे 11 स्टेट हैं जहाँ पे आप जमीन नहीं खरीद सकते। लेकिन धारा 370 जम्मू कश्मीर में हटने के बाद में कितने साथियों ने वहां पे जमीन ले ली। सिर्फ आंखों में धूल झोंकने की बात है। जहाँ तक आप राम मंदिर की बात करते हैं, राम तो ये सदियों चला रहा है। हम तो बहुत पुराने राम ही करते हैं। ये नमस्ते तो बीजेपी वाले आके करने लगे। राम तो हम सब के हैं, सबकी आस्था के केंद्र है। लेकिन राम को ये जान के घसीट रहे राजनीति में। लेकिन
अब इनका राम भी साथ देने वाला नहीं है। वो तो आजकल सुन रहे होंगे ना, आपका आजकल जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, सुना होगा ना आजकल। अब राम को भी इनके असलियत का पता है, अब राम भी इनका साथ देने वाला नहीं है। अब राम जी की कोई इनके ऊपर कृपा नहीं है। अब राम जी की कृपा इंडिया गठबंधन के साथ है और 4 तारीख को राम जी की कृपा इंडिया गठबंधन पे बरसेगी। और ये तो एनडीए बीजेपी की बात करते हैं, मैं कहता हूँ एनडीए भी 150 से नीचे जाएगा। 400 पार का नारा आज भी संजोए हुए हैं बीजेपी वाले, लगता है आपको क्या? अब नहीं संजय हुए, पिछले 15-20 दिन से मोदी जी ने अपनी भाषा चेंज कर दी है। 400 का नाम नहीं ले रहे वो। अब तो वो उनकी भाषा इतना सतर, वो तो मंगलसूत्र पे आ गए हैं। हाँ। गाय भैंस पे आ गए हैं। अब तो गोयल साहब वो ये हाल तक आ गए भाई, अगर 2 भैंस किसी के पास होगी तो 1 भैंस भी कांग्रेस वाला खुश लीजिएगा आपको। अब देखो कितना इनका सतर गिर चुका है, बड़ी हैरानी होती है। और मंगलसूत्र की बात हमारे मोदी जी क्या समझते हैं? एक मंगलसूत्र की खुद वाले की तो रक्षा कर नहीं पाए, औरों के मंगलसूत्र की बात करते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी वास्तव में मंगलसूत्र की इंपोर्टेंस को समझते, इसके महत्व को समझते, तो जो टिकरी बॉर्डर पे 750 किसानों जो शहीद हुए थे, उन 750 मंगलसूत्र की कीमत डालते, उन हमारी माताओं बहनों को आर्थिक सहायता देते, उनको सरकारी नौकरी देते, तो हम सोचते कि वास्तव में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र की कीमत डालते हैं। लेकिन इनकी नजरों में मंगलसूत्र तक सोने चांदी का गहना है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को ये नहीं पता कि मंगलसूत्र हमारी माताओं बहनों के लिए एक प्राणवायु है। एक ऐसा बयान भी आजकल चर्चाओं में चल रहा है, अभी कांग्रेस सत्ता में आएगी तो राम मंदिर को ताला लगा देगी। नहीं चल रहा, ये सिर्फ हमारे विरोधी पक्ष के लोग और गोदी मीडिया लगे। राम हम सब का है, राम को हम सुबह, हम तो हमारी शुरुआत ही राम राम से करते हैं, ऐसा कांग्रेस कभी सोच नहीं सकती। पहलवान जी, कांग्रेस लगातार बीजेपी के 5 किलो राशन पर सवाल उठा रही है और खुद के मैनिफेस्टो में 10 किलो राशन का जो जिक्र कर रही है, ये क्या मामला है पूरा? हमने कभी भी इनके राशन पे आवाज नहीं उठाई। नरेंद्र मोदी ने 10 साल में कुछ नहीं दिया। सरदार मनमोहन सिंह ने 4 कानून दिए थे, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीई राइट टू एजुकेशन, तीसरा राइट टू फूड खाद्य सुरक्षा बिल। ये उसी खाद्य सुरक्षा बिल के कारण नरेंद्र मोदी को 5 किलो राशन देना पड़ रहा है। नहीं ये तो किसी को 250 ग्राम भी दे के राजी नहीं है। आज ये कानून है। 140 करोड़ जनता को भरपेट भोजन देना हिंदुस्तान की जनता के सरकार का कर्तव्य है। कोई भी सरकार आए केंद्र में ये राशन पानी बंद नहीं कर सकती। हम इसको बढ़ाएंगे। आज ये उनको लज्जित करने का काम करते हैं। इस 48 डिग्री टेम्परेचर आपने शुरुआत में कहा था, इधर आज भी जो 5 किलो राशन देते हैं, 3 किलो गेहूं और 2 किलो बाजरी देते हैं। आजकल 48 डिग्री टेम्परेचर में तो हमें पशुओं को भी बाजरी नहीं देते, लेकिन ये उनकी गरीबी का भद्दा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन खड़गे साहब ने घोषणा की है, जब भी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो 5 के बजाय हम 10 किलो राशन देंगे और उसके साथ साथ दूसरी चीजें भी देंगे। लेकिन उस राशन को पकाने के लिए सबसे ज्यादा जो हमारी महंगाई के कारण जो रसोई प्रभावित हुई थी, तो राहुल जी ने गारंटी दी है कि महंगाई कोई भी सरकार आए एकदम कम नहीं कर सकती, लेकिन हम उनकी आर्थिक सहायता करके कुछ भरपाई कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये कहा कि हम हर उस गरीब महिला के खाते में 1 लाख रुपया 1 साल का देंगे रसोई खर्च के लिए। और उसके अंदर कोई जात पात की बात नहीं है। राहुल जी की सोच है, कांग्रेस की सोच है कि गरीब गरीब होता है, उसकी कोई जात नहीं होती। जो भी गरीब महिला है उसको अपनी रसोई चलाने के लिए कांग्रेस पार्टी सालाना 1 लाख रुपया देगी, ताकि उसके फूल से बच्चे भूखे सोने पे मजबूर ना हो। सत्ताधारी पार्टी का तो कहना है कि ये ढकोसला है, चुनावी जुमला है, 1 लाख रुपया सालाना देना। वो तो ये सोचते हैं, खुद जुमलेबाजी पार्टी है ये। अब वो 15 लाख को जुमला कह रहे हैं। अब वो 2 करोड़ जो रोजगार देने की बात थी उनको भी जुमला कह रहे हैं। अब जो स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते थे बड़ी बड़ी, उनको जुमला कह रहे हैं। वो बुलेट ट्रेन चलाने की बात करते वो भी जुमला कह रहे हैं। वो हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में चढ़ा देंगे, वो भी जुमला। इनके तो जुमलेबाजी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी कभी झूठ नहीं बोलती, जो कहती है उसको धरातल पे करके दिखाती है। और जिसका अतीत सुंदर रहा हो उसका भविष्य भी सुंदर रहेगा। बलवान जी, आज मैं सिरसा लोकसभा के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं का जब दौरा कर रहा था, पिछले 20 दिन से मैं कवर कर रहा हूँ, स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र की बात कर लीजिए, और सबसे बड़ा जो मुद्दा निकलकर, नशे का मुद्दा निकलकर सामने आ रहा था। कांग्रेस कैसे विश्वास दिला पाएगी लोकसभा के वासियों को, यदि वह सत्ता में आती है तो इन सब चीजों पर है प्रहार किया जाएगा? नशा और सट्टा एक दूसरे के पूरक है। ये पूरे हरियाणा प्रदेश में ऑनलाइन सट्टा, क्रिकेट वाला और नशा चिट्टे का ये फैल चुके, ये एक दूसरे के पूरक है। पहले हमारे छोटे छोटे बच्चों को ये क्रिकेट के ऑनलाइन सट्टा में फंसाते हैं, जब वो वहां पे लूट पिटते हैं तो फिर वो चिट्टे की तरफ उनको भेजते हैं। अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो
तो ये 3 दिन में बंद कर सकते हैं हम इसको, 3 दिन में। कोई भी पुलिस से जानकारी की छिपा नहीं है, सब पता है पुलिस को। और उस एसएचओ की जिम्मेवारी लगाएंगे, तेरे एरिया में अगर ये कोई इस तरह का ऑनलाइन सट्टा चला या इस तरह को चिट्टा बक्सा तो ये तेरी जिम्मेवारी होगी, तेरी नौकरी खतरे में होगी। ऐसा कानून बना देंगे सरकार आने के बाद में, ना तो ऑनलाइन सट्टा चलेगा क्रिकेट वाला और ना ये चिट्टा कहीं बिकेगा। ऐसी पुलिस की जिम्मेवारी तय करेंगे। आज पुलिस की जिम्मेवारी नहीं, पुलिस की मिली भगत से, हरियाणा सरकार की मिली भगत से चिट्टा बिक रहा है। नहीं तो कहीं कोई 100 ग्राम भी नहीं बेच सकता। और उसके अंदर सत्तासीन भाजपा के लोग उसके अंदर शामिल है। और हमारे फतेहाबाद जिले में तो सरेआम भाजपा नेताओं के इर्द गिर्द में रहते ही सट्टेबाज है। सारा दिन उन सट्टेबाजों के घुसले में वो रहते हैं, पता नहीं वो इनको पैसे कमा के देते हैं या दूसरा प्रलोभन देते हैं, लेकिन झुंड वहीं रहता है। भाजपा कार्यालय में जाओ, कहीं भी जाओ, सिर्फ वही मिलते हैं वहाँ। आपको तो पहचान होगी ना कौन सट्टेबाज लोग हैं वो जो इर्द गिर्द रहते हैं, आपको तो पहचान होगी ना। एक एक आदमी के आइडेंटिफाई, और मैं उनको वर्बली कई बार कह भी चुका हूँ, या तो हमारा शहर छोड़ के चले जाएंगे, नहीं जेल जाने की तैयारी कर ले, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। सिरसा लोकसभा से सांसद कांग्रेस की शैलजा होंगी और फतेहाबाद से विधायक कांग्रेस से बलवंत सिंह दौलतपुरिया होते हैं, तो शिकंजा कसा जाएगा उनके ऊपर? निश्चित तौर पे चाहे विधायक कोई बने चाहे और कोई बने, लेकिन सरकार कांग्रेस की तब आएगी तो सट्टे पे भी शिकंजा कसा जाएगा, चिट्टे पे भी कसा जाएगा, हर उस आपराधिक व्यक्ति पे कसा जाएगा जो समाज को तोड़ने का काम करता है, समाज को बिगाड़ने का काम करता है। क्या मजबूरी लगती है, क्यों भाजपा के नेता अपने इर्द गिर्द रखते हैं ऐसे लोगों को? ये लोभ लालच में रखते हैं और इनकी कोई मजबूरी नहीं है, सिर्फ पैसा ही प्रधान है इनके लिए। लेकिन इनको ये पता होना चाहिए पैसा बहुत कुछ होता है, सब कुछ नहीं होता। पैसा की हवस के अंदर ये लोग अंधे हो चुके हैं। जब ये सिकंदर की बात कहूंगा, किसी गालिब ने कहा था, चले गए दुनिया से जो दुनिया के बानी थे, सिकंदर भी गया तो दोनों हाथ खाली थे। और ये यहाँ के जो 87 लोग हैं जो आज हाय तौबा मचा के पैसे गिरी, ये भी खाली हाथ जाएंगे। फतेहाबाद में स्वास्थ्य की बात करूं, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करूं, जिला मुख्यालय पर तैनात नागरिक अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है। विशेषज्ञों की बात छोड़ दीजिए, फिजिशियन भी यहाँ नहीं है। लोग, जब मैं बात उनके पास जाता हूं, लोगों को कहना है कि आप कांग्रेस नेता से सवाल कर लीजिएगा या भाजपा से सवाल कर लीजिएगा। कल को सत्ता में यदि कांग्रेस आती है तो जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि उनके स्वास्थ्य के प्रति कांग्रेस सजग है? हमने कोरोना काल में भी मांग उठाई थी, जो हॉस्पिटल की जो दुर्व्यवस्था हो रही है, यहाँ पे ना तो नर्सिंग स्टाफ पूरा है, ना डॉक्टर पूरे हैं, ना दवाइयाँ पूरे हैं, ना प्रॉपर से कोई सफाई कर्मचारी पूरे हैं। अगर हरियाणा में सरकार सत्तासीन होती है तो डॉक्टरों की भर्ती बम्पर तरीके से की जाएगी और मुकर्रर किया जाएगा। पहला बच्चा MBBS पहले सरकारी नौकरी करे ताकि आम जन मानस को सुविधा मिले। और बहुत सी दवाइयों की सप्लाई सरकारी तौर पे मिलनी चाहिए, क्योंकि आज दवाइयां बड़ी मेडिकल महंगा हो चुका है, आम आदमी नहीं कर सकता। हम ये भर्तियां करेंगे युद्ध स्तर पे, दवाइयों की पूर्ति करेंगे और स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। वैसे तो यहाँ मेडिकल कॉलेज आ गया था, पता था ना आपको भी? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आगे सरक गया वो। लगता है कि नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं फतेहाबाद को। कितना नुकसान हुआ है इसकी आज हम कल्पना नहीं कर सकते। पहले तो जो आज मौजूदा विधायक है दुड़ाराम, विकास के बारे में ये भी नहीं जानता। ये पीछे 2004 से लेकर 9 तक जब ये विधायक था तो हमारे बुन्ना में, हरियाणा की सबसे बड़ी बुन्ना शुगर मिल थी, इसके कार्यकाल में वो हरियाणा सरकार ने मिल को बेचने का काम किया। अगर स्थानीय विधायक में दम होता और वो मुख्यमंत्री को एक गुड़की देता कि मैं ये मिल नहीं बिकने दूंगा, अगर आप जबरदस्ती मिल बेचेंगे तो मैं आगे चंडीगढ़ में CM हाउस के आगे मरण व्रत रख दूंगा, तो सरकार की हिम्मत नहीं होती। विधायक की इतनी धमकी देने के बाद में मिल की नीलामी करते, शायद 42-43 करोड़ में बेची थी। 42-43 करोड़ पे सरकार के लिए कोई मायने रखता, लेकिन मौजूदा विधायक के मुंह में उस टाइम भी दही जम गई थी, कहीं ये बोल ही नहीं पाया। उसके बाद मेडिकल कॉलेज आया तो सभी फतेहाबाद वासियों बड़ी उम्मीद जागी थी, क्योंकि व्यापारी का व्यापार चलता, दुकानदार की दुकानदारी चलती, लोगों को रोजगार मिलता, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा मिलता और हेडक्वार्टर पे ऐसी चीजें होनी चाहिए और सभी खुशी थी। और हमने भी कहा था भाई हम इसका स्वागत करेंगे, जल्दी से जल्दी आपके कॉलेज आना चाहिए। लेकिन एक कमजोर प्रतिनिधियों वजह से आज वो टोहाना विधानसभा क्षेत्र के डिजर्ट एरिया में चला गया, जो कि यहाँ से काफी दूर है। वहाँ पे जो रोजगार मिलना चाहिए था, जो डेवलपमेंट होना चाहिए, वो अब वहाँ पे नहीं हो सकता। और यहाँ पे होता तो फतेहाबाद की आबा हवा दूसरी होती। यहाँ पे बहुत से लोगों को रोजगार मिलता, दुकानदार खोलते अपनी दुकान, व्यापार चलता। क्योंकि आज फतेहाबाद के अंदर कोई औद्योगिक इकाई नहीं है। औद्योगिक इकाई ना बजे होने से हमारा व्यापार
फतेहाबाद में चौपट हो चुका है। दुकानदारी प्रभावित है। हम एक मेडिकल कॉलेज आता तो यहाँ की दुकानदारी भी ठीक चलती, व्यापार भी ठीक चलता, लोगों को रोजगार मिलता, बच्चों को अच्छी और शिक्षा और दीक्षा मिलती। लेकिन मैं आशावादी आदमी हूँ, मैंने अभी तक भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। अगर वहां पे कोई ये लंबी चौड़ी ने प्रोग्रेस नहीं करी तो हम फिर दोबारा मांग करेंगे कि वो वहां से ट्रांसफर करके फतेहाबाद में मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, जो यहाँ जस्ता भी है। बलवान जी, सिरसा लोकसभा में कांग्रेस पार्टी स्वर्गीय भजनलाल के बड़े पुत्र चंद्रमोहन बिश्नोई पर आश्रित है, तो वहीं भाजपा पार्टी कुलदीप बिश्नोई पर आश्रित है। ग्रामीण जो असमंजस में है कि किसकी तरफ जाए, क्या लगता है कि प्यार किसको देंगे ग्रामीण? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। चंद्रमोहन जी भी बिश्नोई समाज से वोटों की अपील करके गए हैं। दूड़ाराम जी और कुलदीप जी भी आए थे यहाँ। दूड़ाराम जी अगर बिश्नोई समाज के प्रति इतने ही हमदर्द होते तो कैमरी की जनसभा में जो मुख्यमंत्री ने बोला था उसके 3 दिन बाद उसकी फतेहाबाद में जनसभा प्रस्तावित थी। उन्होंने एक दिवंगत आत्मा के प्रति जो 13-14 साल पहले सौरभ सिद्धार की, उसके प्रति ऐसे दुर्भावना से बोले थे ये शब्द, कोई कहने की उसको जरूरत नहीं थी। उस समाज की बेइज्जती करनी, उस बिश्नोई रतन का अपमानित करने के लिए मुख्यमंत्री खट्टर जान के वो बात कही थी। तो दूड़ाराम को उस टाइम स्टैंड लेना चाहिए था। दूड़ाराम को उस टाइम कहना चाहिए था हमारा बिश्नोई मंदिर हिसार मुकाम के बाद में हमारा दूसरा स्थान है, आप बिश्नोई मंदिर हिसार में जाइए, आप माफी मांगिए, नहीं तो मैं आपके साथ स्टेज शेयर नहीं करूंगा। ये बीजेपी वाले बड़े कमजोर व्यक्ति हैं, ये उसी टाइम यूटर्न करते, वहां पे माफी मांगते और यहाँ पे आते। लेकिन हमारे विधायक के दूड़ाराम के तो मुंह में दही जम गई, लेकिन बिश्नोई समाज के मुंह में दही नहीं जमी है। बिश्नोई समाज अपने बिश्नोई रतन की बेइज्जती नहीं होने देगा और आने वाली 25 तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वो वोट की चोट से इनको ऐसी करारी चप्पत मारेगा कि किसी भी दिवंगत आत्मा की अपमानित नहीं कर पाएंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि दूड़ाराम जी चौधरी भजनलाल परिवार के कभी हमदर्द नहीं रहा है। जब भी भजनलाल परिवार को दूड़ाराम की जरूरत हुई है तो इसने पीठ में छुरा मारने का काम किया। ये बिश्नोई समाज अच्छी तरह से जानता है। और कुलदीप बिश्नोई तो भला आदमी है, उसकी बीजेपी ने राजनीति खराब कर दी। उसको तो कहीं ना कहीं दबाव के अंदर यहाँ पे लेके आए हैं और दबाव में कई बार आदमी को आना भी पड़ जाता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। बलवान सिंह दौलतपुरिया के समर्थक है जो बीच में ही आ गए हैं, मिलना चाह रहे हैं, लगता है पहले मिलवा देते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि फतेहाबाद से पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया है। इस समय यदि मैं फतेहाबाद में कहूं, फतेहाबाद विधानसभा के अंदर कांग्रेस का हाथ मजबूत करने में लगे हुए हैं, तो किसी भी तरह की अतिशयोक्ति नहीं होगी। बलवान सिंह दौलतपुरिया के जब नजदीकियों से मैंने जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि सुबह 5:30 बजे अपने फार्म हाउस दौलतपुरी फार्म हाउस से निकलते हैं और रात को 12-1 बजे अपने घर पहुंचकर फिर से अगले दिन की तैयारी में जुट जाते हैं। यदि मैं कहूं कि बलवान सिंह दौलतपुरिया के नेतृत्व में पिछले दिनों हजारों ऐसे लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा है जो अपना वजूद रखते हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पिछले दिनों भी जब जवाहर चौक में एक जनसभा हुई थी तो वहां से एक भाजपा नेत्री विद्या रत्ती ने भी कांग्रेस के अंदर अपनी आस्था जताई थी। बलवान सिंह दौलतपुरिया फिर से लाइव जुड़े हुए हैं। बलवान जी, आपने कहा कि जब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिवंगत भजनलाल जी पर टिप्पणी की तो दूड़ाराम जी आहत नहीं हुए, वो तो उनके भतीजे लगते हैं। उनके पुत्र कुलदीप बिश्नोई जी भी आहत नहीं हुए। बीते दिवस जब वह धांगड़ में पहुंचे थे तो पत्रकारों ने सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि मनोहर लाल जी ने भजनलाल जी के बारे में नहीं कहा था। यह आप लोगों की बनी बनाई बात है, इसको कैसे देखते हैं आप? कुलदीप जी की मन स्थिति मैं समझ सकता हूँ। कुलदीप जी भला आदमी है और एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूंगा। कुलदीप जी जैसा एक भला आदमी था, उसके घर में सांप घुस गया रसोई में, उसकी घरवाली बोली सांप को आप मारो, वो बोले बेचारा जीव है इसको चलने दे, क्यों मरा? बोलना या तो आप सांप को मारो, नहीं मैं आपको मारूंगी। तो वही बीजेपी ने कुलदीप जी के साथ कर रखे। वही मनस्थिति जो उसकी थी वही आज कुलदीप की बीजेपी ने करके। कहा तो कांग्रेस में प्रदेश सत्र का नेता था और कहा बीजेपी ने उसको एक विधानसभा सत्र का नेता बना दिया। पिछले दिनों विधायक दूड़ाराम ने कुलदीप बिश्नोई का एक किस्सा सुनाकर सबको हैरान कर दिया कि जब 2019 में रतिया से भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मण नापा चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस पार्टी के प्रचारक कुलदीप बिश्नोई रतिया आने वाले थे, लेकिन नापा साहब ने दूड़ाराम जी को कहा कि यदि कुलदीप बिश्नोई रतिया आएंगे तो उन्हें नुकसान होगा। दूड़ाराम जी ने तुरंत कुलदीप बिश्नोई को रतिया आने से रोका, वह रुके भी और चुनाव प्रचार में आए भी नहीं। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी से बेईमानी करने का ठप्पा लग चुका है इनके ऊपर? वैसे तो ये सवाल आपको कुलदीप जी से पूछना चाहिए
वो बेहतर तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन जैसी दूड़ाराम की कार्य प्रणाली है, मुझे लगता है दूड़ाराम जी झूठ बोलते हैं इसके मामले में, क्योंकि पिछले दिनों जब यहाँ पे फ्लड आया था तो दूड़ाराम जी ने विधानसभा में कहा था कि फतेहाबाद के अंदर एक बूंद पानी नहीं है, और जब किसान मुआवजे के लिए आए थे, इसकी कोठी के सामने धरना दिया था, तो फिर बोला कि मैं आपकी मुख्यमंत्री के सामने मांग रखूंगा, आपको मुआवजा दिलाऊंगा। उस समय किसान नेताओं ने कहा था आप हमें ये बताएं, आप विधानसभा में सच बोल रहे थे या यहाँ सच बोल रहे थे। अब ऐसे झूठे आदमी का खाई तबार करें, या तो वो बताए भी मैं विधानसभा में सच बोल रहा था, एक बूंद पानी नहीं था फतेहाबाद में, या आज यहाँ पे मेरे घर के सामने मैं सच बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री को इनकी फ्लड से जमीन पानी से जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई मैं कराऊंगा। तो ये जवाब नहीं दे पाया था। तो ऐसे झूठ बोलने वाले आदमी का कोई विश्वास नहीं किया जा सकता, और इस बात का बेहतर जवाब कुलदीप जी दे सकते हैं, इसने उसको फोन किया था या नहीं किया था। यदि बलवंत सिंह दौलतपुरिया और दूड़ाराम जी की बात करें तो धुर विरोधी रहे हैं हमेशा से। आगामी कुछ माह बाद है, विधानसभा चुनाव है, और चर्चाएं हैं कि दूड़ाराम पार्टियां बदलने में माहिर है। यदि वे कांग्रेस में आ जाते हैं तो क्या कांग्रेस नेता बलवंत सिंह दौलतपुरिया उनकी जय जयकार करेंगे क्या? कांग्रेस में अब किसी भी सूरत में नहीं आ पाएगा, ये आप मन से बहम निकाल दिए। कैमरे में आंख मिलाकर कह दीजिए। कैमरे में आंख मिला दी, एक सूरत किसी नहीं आ सकता। कांग्रेस के दरवाजे पूरी तरह बंद हो चुके हैं। ये किसी के दिल में बहम है तो बहम निकाल दे। दूड़ाराम के लिए कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं है। रायबरेली से पिछले दिनों सोनिया गांधी ने कहा कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ, ध्यान रखना। क्या लगता है कि एक माँ की अपने पुत्र के प्रति की गई अपील का लोग ध्यान रखेंगे वहां? देखिए, गांधी परिवार ने जितनी बलिदानी हिंदुस्तान के लिए दी है, शायद अकेले किसी इंडिविजुअल परिवार ने नहीं दी है, और उनकी कई हुई बात का दूर तक असर जाता है। जब रायबरेली के अंदर सोनिया जी ने कहा है कि मैं बेटा आपको सौंप के जा रही हूँ, तो वास्तव में जनता पे इस बात का असर जाएगा और वो उस बात की कीमत डालेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। पिछले दिनों राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर है हमला किया गया है, और आरोप है जो अरविंद केजरीवाल के पीए पर लगे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? ये बहुत निंदनीय बात है। इस तरह की घटनाएं सभ्य समाज में नहीं होनी चाहिए, और जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बलवंत जी, लगातार आप फतेहाबाद विधानसभा में कुमारी शैलजा का हाथ मजबूत करने में लगे हुए हैं। पिछले दिनों का इतिहास उठाएं तो बहुत से वरिष्ठ नेताओं को अन्य पार्टियों से आप कांग्रेस में ले आए हैं। क्या अभी सस्पेंस और भी बाकी है या सब कुछ हो गया है? बहुत से लोग पाइपलाइन में हैं और जल्द ही उनको कांग्रेस से ज्वाइन कराएंगे, और कुछ लोकसभा के बाद में ज्वाइन करेंगे। बहुत से लोग जो कांग्रेस की विचारधारा को अपनाना चाह रहे हैं। आप देखते जाइए, हफ्ते 10 दिन में और भी बहुत अच्छे लोग आएंगे, और उसके लोकसभा चुनाव के बाद भी बहुत से लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का काम करेंगे। जिस तरह से पिछले एक माह से बलवंत सिंह दौलतपुरिया चुनावी मेहनत कर रहे हैं, मान लिया जाए भी आने वाले 4 या 5 माह बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो कांग्रेस से प्रत्याशी बलवंत सिंह दौलतपुरिया होंगे? देखिए, जो भी व्यक्ति राजनीति में हिस्सा लेता है उसका कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने का मन होता है। तो जितने भी हमारे साथी हैं सभी मेहनत कर रहे हैं अपने अपने सत्र पे। सभी बहन शैलजा जी को जिताने के लिए मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए मेहनत कर रहे हैं। जब 2-4 महीने बाद में विधानसभा चुनाव होंगे तो पार्टी अपना इंटरनल सर्वे भी कराएगी। कार्यकर्ताओं, जिस तरह से सिरसा लोकसभा फीडबैक ली थी, कार्यकर्ताओं ने कहा था कि शैलजा जी को आना चाहिए, तो कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप पार्टी से शैलजा जी को भेजा था। इसी तरह कार्यकर्ताओं की भावनाएं पूछी जाएंगी, इंटरनल सर्वे होगा, और जिसको जनता स्ट्रांगली रिकमेंडेड करेगी पार्टी उस पर दाव लगाएगी। सर्वे में बलवंत सिंह दौलतपुरिया अपने आप को कहां स्टैंड देखते हैं? मैं भी मानता हूँ सर्वे मेरा भी बहुत अच्छा आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कुमारी शैलजा कल को संसद भवन दिल्ली पहुंच जाती है, क्या लगता है कि 4 से 5 माह बाद दिल्ली से चंडीगढ़ का रास्ता ही पकड़ेंगी क्या वो? कांग्रेस पार्टी में के परिपाटी है, भाई कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सांसद बनेगा, किस व्यक्ति से कहाँ काम लिया जाएगा। जब हरियाणा विधानसभा चुनाव होंगे तो उसके बाद में विधायक दल की मीटिंग होगी, विधायकों की राय जानी जाएगी, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की राय जानी जाएगी। जो स्ट्रांगली रिकमेंडेड होगा वही हरियाणा प्रदेश का मुख्य सेवक बनेगा। टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली भी भाजपा में जाने की तैयारी में है, लगता है नुकसान होगा टोहाना में कांग्रेस को? मुझे नहीं लगता कि वो भाजपा में जाने की तैयारी में। मैंने तो उनका वो सर्वे देखा था, तो कह रहे 17% लोगों ने तो कहा कांग्रेस में जाएं, 9% लोगों ने कहा भाजपा में जाएं, तो उनको बहुमत के साथ जाना चाहिए। यदि भाजपा में चले जाते तो पार्टी को नुकसान होगा क्या, कांग्रेस पार्टी को? ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके भाजपा में जाने से कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा, लेकिन उनको भाजपा में जाने से उनकी राजनीति को ग्रहण जरूर लगेगा। 25 मई को चुनावी दंगल सजने जा रहा है,
और चुनावी दंगल का जो परिणाम है 4 जून को आ जाएगा। क्या लगता है बलवंत सिंह दौलतपुरिया को कि कुमारी शैलजा का बहाया हुआ पसीना रंग लाएगा या वर्ष चला जाएगा? जो सिरसा लोकसभा क्षेत्र की जनता के भावनाओं के अनुरूप जो पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने जो टिकट दी है, और आज सिरसा लोकसभा में नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश में दलगत राजनीति के मुद्दे गौण हो चुके हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश में जनता वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव हो रहा है। और जब किसी प्रत्याशी का चुनाव जनता लड़ती है तो आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते वो कितने भारी बहुमत से जीत रहा है। और आप 4 जून को देखना, 10 नहीं हम 12 जीतेंगे। 10 तो लोकसभा की जीतेंगे हरियाणा की, और 1 हम चंडीगढ़ जीतेंगे लोकसभा, और 12वीं हम जीतेंगे मुख्यमंत्री नायब सेनी जो बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं विधानसभा का करनाल का, वो ये 12 की 12 हम जीतेंगे। फतेहाबाद के पूर्व विधायक व वरिष्ठ कांग्रेस नेता बलवंत सिंह दौलतपुरिया को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि 25 मई को सजने जा रहे चुनावी दंगल के अंदर उनकी जो खिलाड़ी है और जो उनकी उम्मीदवार है कुमारी शैलजा पूरी तैयारी के साथ उतरेगी। और 4 जून को जब परिणाम सामने आएगा तो आप देखना परिणाम के अंदर आपको हैरान करने वाले होंगे। वहीं भाजपा सरकार को घेरते हुए बलवंत सिंह दौलतपुरिया ने कहा कि अब भाजपा के हिंदू मुस्लिम बयान से जनता ऊब चुकी है, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी है लगातार कभी जो है हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी भैंस बेचने की बात करते हैं, तो कभी राम मंदिर का मुद्दा ले आते हैं, जबकि राम उनके कण कण में बसे हुए हैं। जब हर कांग्रेसी सुबह उठता है तो राम के नाम से अपने दिन की शुरुआत करता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पिछले 10 साल से राम के नाम पर भ्रामक प्रचार करने वाली नरेंद्र मोदी सरकार को इस बार भगवान राम भी माफ करने वाले नहीं है, क्योंकि भगवान राम के नाम पर जो राजनीति हो रही है, आप देखना हरियाणा के 10 लोग